Most important part of electrochemistry, not electrochemistry actually, chemical kinetic, integrated rate law for first order reaction. Integrated rate law method for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाँ, ध्यान देंगे हम लोग. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, थोड़ा हेडिंग ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लिखा हुआ जो है वही बोल रहे हैं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हम लोग देखेंगे. और इसमें जैसे सपोज कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जिस केमिकल रिएक्शन में हम ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्लियर है? ध्यान देना, थोड़ा ये इंटीग्रेशन का यूज है, उससे थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर सीखना पड़ेगा. बट एक बार सीख जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा. ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कंसीडर करके रखे हैं ए. क्लियर है? सॉरी 1. क्लियर है? अब जैसे सपोज कि जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो मतलब इनिशियल टाइम का बात हो रहा है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है. तो जब टाइम जीरो है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो सपोज कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो ए है. और जब इसका कंसंट्रेशन ए होगा टाइम जीरो पर, तो उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? जीरो. प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है. क्यों नहीं बना सर? रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है ना, टाइम जीरो है. ठीक है. दैट मीन्स कि अगर हम धीरे धीरे रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, एट टाइम टी सपोज कि एक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्स मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन के टर्म मिलेंगे ना, तो सपोज दैट कि एक्स मोल पर लीटर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. तो अगर एट टाइम टी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स है, टाइम जीरो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए था, तो टाइम टी पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा? ए माइनस एक्स. क्योंकि ये एक्स बनेगा, दैट मीन्स क्या, एक्स कहाँ से बनेगा? अरे प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? रिएक्टेंट से ही ना प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर है? तो अगर ये एक्स बना तो ये कितना बचा? ए माइनस एक्स बचा. क्लियर है? अब हम लोग इस चेंजिंग के रिस्पेक्ट में और इस रिमेनिंग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन में थोड़ा सा अलग बात था. क्या अलग बात था? कि वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हम लोग क्या किए थे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो ले लिए थे. तो ए का पावर जीरो लिए थे तो वैल्यू 1 हो गया था. मतलब वहां रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था. और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा भी कैसे? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जीरो है. हम लोग बात किए थे ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए होता है? स्यूडो मॉलिक्यूल के लिए. और स्यूडो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होता है? जिसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है. क्लियर है? तो वहां पर वैसे भी वो स्यूडो मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा था. बट यहाँ तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो जब हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे ए के रिस्पेक्ट में, कितने मोल का चेंजिंग हो रहा उसके रिस्पेक्ट में पहले लिखा जाएगा. तो लिखा जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी. जो चेंज हो रहा उसके लिए लिख दिया गया माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स टू द पावर 1. ठीक है. ध्यान देना, चेंज कितने का हो रहा है? एक्स का. जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, तो जो चेंजिंग हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू, अब ये तो एक्स बन गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड किसके ऊपर करेगा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो यहां पर हमको किसका कंसंट्रेशन लेना होगा? ए माइनस एक्स लेना होगा. समझ गया बात को ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स टू द पावर 1. क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लेकर चल रहे हैं? 1 लेकर चल रहे हैं. अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पी का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. समझ गए बात को? अब देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स बाई, इस ए माइनस एक्स को यहाँ लेकर आ जाते हैं, माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी. चलेगा? क्लियर है? देखते चलना और थोड़ा बोलते चलना. ठीक है? हाँ. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा? ये माइनस बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. चलेगा?
अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई ए माइनस एक्स बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, ठीक है। तो हम यहां से क्या ले लेंगे, माइनस लॉग बेस में ई आएगा और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, के मिलेगा, बट हम इंटीग्रेशन हटा रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका तो टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में आएगा सी, तो ये हो गया के टी प्लस सी। क्लियर है। अब देखो, अब हम करते क्या हैं कि सपोज दैट कि जब टाइम जीरो है, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो जब टी जीरो होगा देन एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टाइम जीरो पर तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर टाइम जीरो होगा तो एक्स भी जीरो होगा। इसको फिलहाल थोड़ा देर के लिए इक्वेशन ले लेते हैं। अगर हम टाइम जीरो लेते हैं और एक्स जीरो लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको यहां से मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम क्या ले लिए, जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है, रिएक्शन शुरू हुआ नहीं तो एक्स बना ही नहीं है, ठीक है। और यहां हमको क्या मिल गया, इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, क्योंकि टाइम हमारा जीरो है, चलेगा। डेट मीन्स क्या, यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो सी इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस लॉग बेस ई ए, माइनस लॉग बेस ई, ये सी का वैल्यू मिला। अब एक काम करते हैं, ये जो सी का वैल्यू मिला ना, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में इस वैल्यू को पुट कर दो। अगर हम इक्वेशन वन में सी के वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर, तो हमको क्या मिलेगा, तो सर हमको मिल जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस प्लस यहां पर है, और यहां सी का वैल्यू क्या है, माइनस लॉग बेस ई ए, तो यहां हमको मिल जाएगा लॉग ई ए। कोई प्रॉब्लम है। हम एक काम करते हैं, हम यहां से के टी निकाल लेते हैं, पहले के टी को हम सेपरेट कर लें। तो अगर हम यहां से के टी निकालना चाहें तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस एक्स माइनस लॉग ए। क्लियर है, ठीक है। अब उल्टा कर दिए क्या, हाँ उल्टा कर दिए, लॉग ए ये उधर जाएगा ना, तो लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, वो उल्टा हो गया था। अब एक काम करते हैं, तुमको ध्यान में है ये log a माइनस लॉग ए माइनस एक्स, मतलब log a माइनस लॉग भी हो गया ना, और log a माइनस लॉग भी हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है log a बाई बी, कर सकते हैं। तो हमको यहां से मिल जाएगा के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए बाई ए माइनस एक्स, चलेगा। एक बात ध्यान रखना, हमको यहां पर बेस में ई लेकर चल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली अगर हमको अच्छा से कैलकुलेट करना है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बेस में ई लेकर चलने से हमारा काम होगा नहीं, हमको बेस 10 लेके चलना पड़ेगा। जनरली हम लोग बेस 10 ही लेके चलते हैं। लॉग बेस ई से बेस 10 कन्वर्ट करने का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मैथमेटिक्स में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। आप इसके लिए अपने मैथमेटिक्स वाले सर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट इन केमिस्ट्री आपको जहां भी जरूरत पड़ेगा, आप बेस ई को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो आपको कुछ खास नहीं करना है, उस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हम लोग ई का वैल्यू 2.303 लेकर चलते हैं। अगर उसको 2.303 ले लेते हैं तो जो लॉग बेस ई है ना, उसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जनरल यूज में जो लॉग का बेस, मतलब लॉग का जो यूज है वो लॉग बेस ई का यूज नहीं है, लॉग बेस 10 का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू होता है 2.303, तो उस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ई हट गया ए बाई ए माइनस एक्स, ये एक्स है, मेरा एक्स थोड़ा एन के जैसा हो जाता है कभी कभी, ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये बेस 10 हो गया, बेस 10 दिखाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, बेस 10 है, लॉग 10 मत समझ लेना। क्लियर है ना, लॉग बाय डिफॉल्ट लॉग के बेस में 10 ही लेके चला जाता है। अब अगर हमको यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हम यहाँ से के निकाल लेंगे। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, हाँ ठीक है, बेस 10, ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेट कांस्टेंट का। और अगर कितना टाइम लग रहा उस एक्स को कंज्यूम होने में, अगर वो हमको निकालना है,
तो हम यहाँ से टी भी निकाल सकते हैं। नीचे लिखें, हाँ नीचे दिख रहा, अभी कैमरा में लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया रेट कांस्टेंट का, और ये हो गया टाइम निकालने का। अब साथ ही साथ एक काम और कर लें, हाफ लाइफ भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हाफ लाइफ का भी तो जरूरत पड़ेगा। रिएक्शन हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम रिएक्शन हाफ लाइफ निकालने चलें तो रिएक्शन हाफ लाइफ में हम लोग क्या लेते हैं, टी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, टी का वैल्यू हम लोग लेते हैं टी हाफ, ठीक है। और कंसंट्रेशन को, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ, मतलब ये a माइनस एक्स का बात नहीं हो रहा। अब a माइनस एक्स की जगह डायरेक्ट हमको क्या लेना पड़ेगा, टी हाफ हो गया, टाइम आधा हो गया, तो a का हमको क्या लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा, मतलब a/2 लेना पड़ेगा। तो a माइनस एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, a माइनस एक्स की जगह हम ले लेंगे a/2। क्लियर है ना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन a है, ठीक है, और जब टाइम हाफ हो गया तो a का कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर है। तो हम a माइनस एक्स की जगह a/2 लेंगे, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, टी हाफ के लिए तो ये लगाना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। क्लियर है, अरे बोलो। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब a माइनस एक्स की जगह a/2 रखना है, रख दो, और t की जगह रखना है t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a/2। a माइनस एक्स की जगह हम क्या रख दिए, a/2, और t की जगह हम क्या रख दिए, t हाफ। तो ये a और a कट गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, log 2 हो जाएगा, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 2.303 इंटू log 2 हो गया बाई के। क्या होता है log 2 का वैल्यू 0.301, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। बोलो सर बिना मल्टीप्लाई किए फटाफट आप लिख दिए 0.693, याद है, और तुमको भी याद कर लेना है। हाँ, डेरिवेशन तो पता होना ही चाहिए, लेकिन फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लास्ट क्लास लिखवाए थे, क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या था, a0/2 के, ठीक है। और टी हाफ इसका भी याद रखना पड़ेगा 0.693 बाई के। दोनों का हाफ लाइफ याद रखेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ से हमको एक चीज़ निकालने में सुविधा होता है, ठीक है। तुमको दे देगा फुल लाइफ कैलकुलेट करना है, 90% कितने देर में कंज्यूम हुआ ये कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और साथ में दे दिया है हाफ लाइफ। तो अब 90% कितने देर में कंज्यूम हुआ टी निकालने के लिए के तो हमको चाहिए होगा ना। तो अगर हमको हाफ लाइफ पता है तो हम कम से कम के निकाल सकते हैं, क्योंकि जो के हाफ लाइफ के लिए होगा वही के शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए होगा, क्योंकि के कांस्टेंट है, उसका तो वैल्यू चेंज करेगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का कंप्लीट यहाँ पे डेरिवेशन हो गया। अब इसको नोट करो, किसी को अगर इंटीग्रेशन में कहीं की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एक बार अपने मैथ्स वाले सर से पूछ लीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक इंटीग्रेशन बहुत सारे क्लास में भी हुआ ही नहीं रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चों को इन सब टर्म में प्रॉब्लम हो जाता है, तो नोट कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ से 90% क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, मतलब अब रट जाओ या जो करो, बट ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, समझ गए ना। लिखो लिखो, द हाफ लाइफ ऑफ a first order reaction, the half life of a first order reaction is 15 minutes. Is 15 minutes. 15 minutes. How much time
how much time will it take to consume, how much time will it take to consume 90% of reactant, 90% of reactant into product. Ninety percent of reactant into product. तुमको क्या क्या गिवन है? तुमसे बोला जा रहा कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन का हाफ लाइफ गिवन है, मतलब टी हाफ गिवन है, कितना? 15 मिनट। क्लियर है ना? मतलब कि 15 मिनट में 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा। तो बोल रहा है कि 90% कितने देर में होगा। देखो बात ऐसा है कि परसेंटेज का बात आ गया, तो जब परसेंटेज का बात आ गया तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा ए होता है, इस ए को हम कितना कंसीडर करेंगे? 100%। ठीक है ना? टी हाफ पर 15 मिनट पर ये कितना हो जा रहा? 50%। 15 मिनट पर 50% हो रहा, तभी तो टी हाफ दिया हुआ है हमको 15 मिनट। ठीक है, बट हमको उस 50% से मतलब है नहीं। क्लियर है ना? बोल रहा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंज्यूम 90%। ये 90% कंज्यूम हो जाएगा, तो 90% ये कंज्यूम होगा, तो 90% वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो फिर ये बचेगा कितना? जो यहाँ हम लोग a माइनस एक्स लेते थे, वो x माइनस a माइनस एक्स कितना बच गया? 10%। समझे कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन को अब आपको परसेंटेज के टर्म में गिवन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100% ले लो। a का वैल्यू 100% हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 90% जब कंज्यूम हो जाएगा तो कितने देर में होगा, ये तुमसे पूछ रहा। तो सबसे पहले तो हम कंसंट्रेशन अपना आइडेंटिफाई कर लें कि हमको कितना कितना लेना है। तो ए हमको 100 लेना है और 90% ये कंज्यूम हो जाएगा, तो कंज्यूम हो जाएगा दैट मीन्स बचेगा कितना? 10% बचेगा। ठीक है, जब ये ए था तो ये 0 था, जब ये एक्स था तो ये a माइनस एक्स था, तो a हमारा 100 है और x 90 हुआ, तो a माइनस एक्स कितना बचेगा? 10% बचेगा। क्लियर हो गया ना? अब तुमको क्या क्या चाहिए? देखो ये फॉर्मूला लगेगा, t निकालना है 90% के लिए। कुछ नहीं करना है, 2.303/k log 100 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 10, तो ये तो log 10 आ गया 1, सब खत्म हो गया। बस तुमको चाहिए क्या? k चाहिए। तो k के लिए क्या करोगे? k इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है? 0.693/t हाफ। t हाफ कितना है? 15 है। समझ गया ना? तो 0.693/15। अब इस 0.693/15 को रख दो। एक बात मेरा मानो, अगर 0.693 को सिमिलरली इक्वल टू 0.7 ले सकते हो। ठीक है, ये 0.046 डिवाइड करके, वैसे हम इसको डिवाइड नहीं करने वाले थे लेकिन तुम कर दिया तो हम लिख दे रहे हैं। हाँ, 0.046 पर मिनट। क्लियर है ना? मिनट नीचे है, ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? रख दो वैल्यू t इक्वल टू 2.303/k log a माइनस एक्स। तो बाबू सब कुछ पता है तुमको। 2.303/0.046 log 100/10, तो log 10 हो गया 1। बस इसको इससे डिवाइड करना है, ये पॉइंट काट दो। 50.06। हाँ, तो 50 मिनट ले लो ना, 50 मिनट का आंसर हो गया। ठीक है भी 50.06। यस, 50.06 आंसर है। ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो लिखो एक दो इसी टाइप का क्वेश्चन एक दो बनवाते हैं। और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो द हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction
the half-life period of a first order reaction is 6.93 minute, full stop. Calculate the time required for completion of 99% reaction into product. Completion of 99% reactant. Completion of 99% reactant into product. बनाओ जरा। हाँ, कितना है इसका आंसर? 46.06। हाँ, इसके पहले वाले का 50.06 था, इसका 46.06 है। क्लियर है, ये भी ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर लें उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने का चांस इससे ज़्यादा रहता है। लिखो जरा एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। पहले तो जो मेरे पास कलेक्शन है लिखवा दे, फिर हम बुक से लिखवाएंगे सिंगेज से। देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate constant of a first order reaction is 2.5 into 10 to the power minus 3, 2.5 into 10 to the power minus 3 per second. Per second, yes. Per second. 10 to the power minus 3 per second. The initial concentration of reaction is 5 gram. The initial concentration of reaction is 5 gram. What time is required? What time is required for the reaction when reactant remains 3 gram? When reactant remains 3 gram. देखो, अभी तक हमको परसेंटेज में गिवन था, अब उसी चीज को क्या किया गया, ऐसे ग्राम में दे दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा, वैसे ही बनाएंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 5 ग्राम है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, के का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ए हो जाएगा 5 ग्राम, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3 ग्राम, ए माइनस एक्स कितना होगा 2 होगा कि 3 होगा, क्या बोल रहे हो? 3 होगा। 2 क्यों होगा? बोल रहा रिएक्टेंट रिमेन्स 3 ग्राम। तो रिएक्टेंट रिमेन्स 3 ग्राम मतलब क्या? जब ये 3 ग्राम बचेगा तब का बात हो रहा है, ये नहीं बोल रहा कि व्हेन इट कंज्यूम्स 3 ग्राम। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पर बोलता कि रिएक्टेंट 90% बचेगा, उस टाइम का टाइम बताओ, तो ए माइनस एक्स 90 लेते ना, लेकिन बोला था 90% कंज्यूम हो गया। तो यहाँ भी वही बात बोला जा रहा है ना, व्हेन रिएक्टेंट रिमेन्स 3 ग्राम, मतलब ये a माइनस एक्स आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। डेट मीन्स प्रोडक्ट कितना बना है 2 ग्राम, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बन जाएगा ना, बनाओ। इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिंपल है ना, 2.303 बाई के, तो के का वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। ये तो तुम्हारा
पॉइंट का 0 आएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, पावर तो कैंसिल भी हो रहा है। और log 5/2, तो log 5/2 नहीं, सॉरी 3, तो 5/3 को क्या किया, log 5 माइनस log 3, log a माइनस log b में जाएगा ना। सिंपल है ना, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। तो 2.303 बाई के का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ हो गया log 5/3। देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10⁻³ आएगा ना। तो ये 10⁻³ और -3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तब। तो बचा यहाँ पॉइंट बचा है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 दे दो। तो 23030 डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ पर हम क्या कर दें, log 5 माइनस log 3, क्योंकि log a/b को log a माइनस log b में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है ना। और log 5 का जो वैल्यू होता है log क्या 0.7 ना, 0.698, हाँ ठीक है 0.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 23030/25 और यहाँ हो गया तुम्हारा 0.7 माइनस log 3 का 0.477 ना, 0.477। अब इसको माइनस करके देखना कितना आ रहा, 23030 इंटू 0.65 और डिवाइडेड बाई 25। अब बाबू यही कैलकुलेशन है, अब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, देख लो फाइनली कितना आ रहा। डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेटर से ही करके देख लो, थोड़ा जल्दी, टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। माइनस करने पर 4, हाँ सही है 0.2 ही आएगा, 0.23 आ रहा ना, 0.24 ले सकता है, 33 आएगा, 0.23 ही आएगा, ठीक है। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा। कितना आया, 211 सेकेंड, ठीक है जो आया। अब तो जो आएगा वो लेना पड़ेगा, 211 सेकेंड। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, के का वैल्यू हम गलती से कुछ और दे दिए, वो के का वैल्यू वहाँ 5 आ रहा था, ठीक है। चलेगा, क्लियर है। कैलकुलेशन यहाँ पे हम बोल दिए, भले कि कर लो कैलकुलेटर से, बट प्रोसेस क्लियर है ना पूरा। लिखो एक अच्छा सा क्वेश्चन और लिखो, लिखो अ ड्रग बिकम्स, ड्रग मेडिसिन है, अ ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव, अ ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव after 30% decomposition. A drug becomes ineffective after 30% decomposition. The original concentration of a sample was 5 mg per ml, 5 milligram per ml, 5 mg per ml, which becomes 4.2 mg per ml, 4.2 mg per ml during 20 months, during 20 months, 20 months 20 महीना, बहुत स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में है। फुल स्टॉप। एज्यूमिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एज्यूमिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर assuming the decomposition of first order, calculate the expiry
एक्सपायरी डेट नहीं, एक्सपायरी टाइम, डेट कहाँ से बताएंगे? कैलकुलेट द एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग, एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग इन मंथ, इन मंथ। Also calculate half-life of the product. Also calculate half-life of the product. Also calculate half-life of the product. एटलीस्ट एक राहत का बात है कि मंथ में ही बोला है, ठीक है, झमेला नहीं है। वो 20 मंथ दिया है तो हम वही लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुमसे बोला जा रहा है क्या क्या तुमको दिया हुआ। 30% डिकम्पोज होने में 20 मंथ लगता है उसको, ठीक है। जब वो 30% डिकम्पोज हो जाता है तो उसको कितना लग जाता है? तो 30% डिकम्पोज होने में उसको लग रहा 20 मंथ। क्लियर है ना? तो भाई ऊपर का ओवरऑल जो परसेंटेज लोगे वो परसेंटेज कितना लोगे? अब परसेंटेज तो 100 ही लेके चलने में फायदा है, ठीक है। और 30% डिकम्पोज हो जा रहा तो बच कितना रहा? 70%। क्लियर है ना? मतलब कि ए हो गया तुम्हारा कितना? 100। और 30% डिकम्पोज होने के बाद उसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो है वो 5 mg/ml से 4.2 mg/ml हो जाता है ड्यूरिंग 20 मंथ। मतलब तुमको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मंथ। चलेगा? इसके बाद तुमको क्या दिया हुआ है? तो इसके बाद तुमको दिया हुआ है द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल वाज 5 mg/ml। मतलब ए का वैल्यू तुमको कितना मिल गया? अच्छा, ए को 100 क्यों कंसीडर करेंगे? ये तो दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया है। हाँ, तो ए दे दिया तुमको 5 mg/ml और a-x कितना दे दिया? 4.2 mg/ml। क्योंकि 30% डिकम्पोज होने के बाद वो बचता कितना है? इतना बचता है, उसका बात कर रहा, ठीक है। इतना बच रहा आपके पास, बिकम्स 4.2 mg/ml। तो a हो गया 5, चलेगा। और a-x क्या हो गया? 4.2। क्लियर है? लेकिन इतने दिन में डिकम्पोज कितना हो रहा? तो इतने दिन में जो परसेंटेज डिकम्पोजिशन है वो तो तुम्हारा 30 ही हो रहा। और कैलकुलेट कितने के लिए करना है? एज्यूमिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कैलकुलेट एक्सपायरी टाइम ऑफ ड्रग इन मंथ। तुमको एक्सपायरी टाइम उसका कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? दिमाग लगाओगे? लगाओ जरा, फिर हम बताते हैं। पहले हमको क्या करना होगा? पहले हमको k का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो k का वैल्यू हम 20 मंथ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर जो 70% बचेगा, क्योंकि 20 मंथ में वो कितना हो रहा? 20 मंथ में वो 30% ही कंज्यूम हो रहा है, तो बचेगा कितना हमारे पास? 70% बचेगा। फिर हम 70% के रिस्पेक्ट में टाइम निकाल लेंगे। तो पहला काम हम ये करते हैं ना कि हम पहले तो ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? टी वाला। तो T इज इक्वल टू फार्मूला, T नहीं निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे? K निकाल लेंगे। तो देखो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303/T log a/a-x। तो a कितना हो गया तुम्हारा? 5, समझ रहे हो ना? और डिवाइडेड बाई a-x कितना हो गया? 4.2। क्लियर है? अब a/a-x तो log 5/4.2 हो गया। अब t कितना ले लें हम? तो 2.303 बाई ये 5 से 4.2 होने में उसको कितना समय लग रहा? 20 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं? 20 मंथ। तो 20 इंटू लॉग, अब देखो 5/4.2 है, 4.2 के लॉग में उलझ जाओगे, ठीक है ना। सिमिलरली इक्वल टू उसको हम 4 लेके चलते हैं, क्योंकि 4 और 4.2 के लॉग में बहुत माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है। आंसर उससे मिला जुला आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे, निकालना तुम ही लोग को है, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो उसको क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप समझो। 5 से 4.2 ग्राम हुआ था तो कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ था? 30%। तो बचा कितना? 70%। ठीक है, अब उस 70% के लिए हमको एक्सपायरी टाइम कैलकुलेट करना है।
कि वो 70% हमारा कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो अब फिर से टी कैलकुलेट करो। तो अब जब टी कैलकुलेट करेंगे, यहां पर टी हमारा दिया हुआ था 20 मंथ, उससे हम के निकालनी है। तो के तो 20 मंथ के लिए हो या फिर ओवरऑल डिकम्पोजिशन के लिए हो, के का वैल्यू तो सेम रहेगा। अब हम टी कैलकुलेट करेंगे, तो 2.303 बाई के का जो वैल्यू हमारा आएगा यहां से, उसको हम यहां रख देंगे, और लॉग, अब हम ए कितना ले लेते हैं, ए को ले लो 100%, और कितना डिकम्पोज होने का बात कर रहा है, बचा कितना हमारे पास, ए माइनस एक्स कितना बचा है अभी 70%, क्योंकि 30% तो इधर हो गया, तो इसको ले लो कितना 70%। अब log 10/7 लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग टी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना टाइम लग रहा। तो पहला काम करो, के कैलकुलेट करके वहाँ रखो। क्या के का वैल्यू 0.01, मतलब ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करके बाई 20 log 5 माइनस log 4, तो ये 2.303 बाई 20 log 5 का वैल्यू हो गया, नहीं log 5 का वैल्यू log 5 का वैल्यू तो 0.7 हो गया ना, 0.698, और तो log हटा देना फिर, हाँ 0.7 माइनस 0.602, तो ये हो गया कितना तुम्हारा 0.98, 2.303 बाई 20 इंटू 0.098, अरे बहुत नीचे लिख दिया, अच्छा दिख रहा अभी उसमें। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद आ जा रहा, कितना बताया, यही कैलकुलेट किए थे, अच्छा ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लो इसको कितना आ रहा, 0.01 0.01 आ गया, ठीक है 0.01 आ गया, तो फिर प्रोसेस थोड़ा आसान हो गया, 2.303 बाई 0.01, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्या, ये log 10 माइनस log 7, log क्या, नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट मोबाइल और कैलकुलेटर पर डिपेंड होकर नहीं करना है काम, थोड़ा उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो log 10 माइनस log 7, क्लियर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2.303 बाई 0.01, log 10 का वैल्यू तो हो गया 1, और log 7 का 0.845, 0.84, तो 2.303 इंटू 0.16 बाई 0.01, पॉइंट को हटा देते हैं, 16 3 जा 48, और 16 को 0 से क्या बचा 4, 16 से 48, और 16 टू जा 32 एंड 4 36, मंथ। अच्छा टी हाफ भी कैलकुलेट करना है, वो भी तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो, 0.693 बाई के रख देना, तो 0.693 और के का वैल्यू यहाँ 0.01 है, तो 69.3, नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको घर पे बनाना, होमवर्क दे रहे हैं। लिखो लिखो, द फॉलोइंग डेटा वेयर रिपोर्टेड the following data were reported for the decomposition of
N2O5 at 303 Kelvin. The reaction is first order. Calculate the rate constant. लेकिन यहाँ log का वैल्यू बड़ा खतरनाक आने वाला है सब में, क्योंकि देखो N2O5 के डिकम्पोजिशन का बात हो रहा, तो N2O5 जब भी डिकम्पोज करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये तुम्हारा NO2 प्लस O2 बनाएगा। वैसे N2O प्लस O2 बनाता है, इसमें भी रिएक्शन दिया हुआ है NO2 प्लस O2, ठीक है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है N2O5 के डिकम्पोजिशन का, क्लियर है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है O2 का, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, तो फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है O2 का, समझ गए। मतलब तुमको निकालना क्या है, K निकालना है, सिंपल सी बात है। तो K का फार्मूला तुम क्या लगाओगे, तो K का फार्मूला लगाओगे, एक बार देख लो ना तो सब बन जाएगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2.303/T log A/A-x, यही ना फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, A हम लोग किसको लेते हैं, 100% को। तो बात ऐसा है कि ये डिकम्पोज हो रहा है उसके लिए नहीं निकालना है, ये जो बन रहा है उसके लिए निकालना है। तो देखो ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा ना, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ रहा ना। इनफाइनाइट पे ये 84.35 ml है, डेट मीन्स कि इसका फाइनल वॉल्यूम कितना कंसिडर किया जाएगा, 84.35। समझ गए बात को ना। तो ये A का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, A का वैल्यू हो गया 84.35। अब ये A का वैल्यू जो 84.35 है, ये सारे टाइम पर क्या होगा, कॉमन होगा, ऊपर वाला कॉमन होगा। बट अब प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कहाँ है, नीचे में, ठीक है। X का वैल्यू जब टाइम तुम कितना लोगे, 120, ध्यान देना इधर बनेगा कैसे, क्योंकि घर पे बनाना है। टाइम लेंगे 120, तो लॉग A हुआ 84.5 और A माइनस एक्स कितना होगा, तो 84.35 माइनस 37.70, यहाँ से K निकल जाएगा। फिर एक बार K निकालेंगे, तुमको 1 2 3 4 5 बार K निकालना है, 5 बार नहीं 4 बार K निकालना है, इसके लिए नहीं निकालने की ज़रूरत है, हो गया तो वही है फाइनल वॉल्यूम। 4 बार तुमको K निकालना है, फिर एक बार K निकालोगे, अब की बार T का वैल्यू कितना रखोगे, 160 लॉग A का वैल्यू सेम रहेगा, बट यहाँ A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 84.35 माइनस 45.85। फिर एक बार K निकालोगे, T का वैल्यू इस बार 200 और यहाँ हो जाएगा, ऊपर में तो यही रहेगा, नीचे 84.35 माइनस 52.67। समझ गए बात को। लॉग का कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, 45 46 ट्राई करना, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज कर लेना, हम अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता, बट हम अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉग का तुमको 46 58 अगर ऐसा वैल्यू आता है, देन एग्जाम में तुमको लॉग टेबल दिया हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि लॉग का वैल्यू आपको याद करके कितने तक काम चला सकते हैं आप, 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं।
आप लोग उससे ज़्यादा लॉग का वैल्यू कितना याद रखिएगा। हाँ, अगर इफ़ लॉग का वैल्यू स्क्वायर वगैरह में आ जाता है, मान लो अगर 25 आ गया नीचे में, माइनस करने के बाद तुम्हारा 25 आ गया, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो log a बाई ए माइनस एक्स है, तो log a माइनस log b होगा, तो स्क्वायर वाला का पावर आगे आ जाता है, तो वो तो तुम इक्वेशन में बैठा दोगे। लेकिन अब यहाँ log 84.35 है, एक बार तो आएगा ना बाबू log 84.35 हर कैलकुलेशन में, और एक बार नीचे माइनस करने के बाद जो है, तो अब log 84.35 का वैल्यू विदाउट लॉग टेबल कोई कैसे बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे, तुम कहाँ से बता पाओगे, विदाउट लॉग टेबल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेना। लॉग टेबल देखने आता है कि नहीं आता है ना, नहीं आता है, एनसीईआरटी पार्ट 1 लेके आओगे तो लॉग टेबल देखना सिखा देंगे, एनसीईआरटी के लास्ट में पीछे में दिया हुआ है लॉग टेबल। बात सही है कि अगर एग्जाम में लॉग टेबल भी दे दिया और देखने ही नहीं आता होगा तो बनाएंगे कहाँ से, देखने भी तो आना चाहिए। लॉग टेबल देखना तुम लोग को हम सिखा देंगे, ठीक है, स्पेशल एक उसका वीडियो भी बन जाएगा, अपलोड भी कर देंगे, क्योंकि लॉग टेबल देखना मतलब बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, आप बड़े से बड़े डिजिट का लॉग टेबल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको घर पे सोल्व कीजिएगा।